अर्बन एक्सपर्ट श्री केशव वर्मा जी, हमारे कलीग्स इन द मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, नितिन गोगल साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग, अमृत अवजा साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड द यंग कलीग्स ईशा भवन जो भी जिलाधिकारी चंदौली है, त्रिपाठी जी वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, अरविंद वाइस चेयरमैन ऑफ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड विशाल वाइस चेयरमैन एंड म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ अयोध्या। और आज के इस नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में उपस्थित जो हमारी हाई लेवल कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, उसके विशेषज्ञ जो तमाम सारे हमारे प्रदेश के अर्बन सेक्टर में काम कर रहे प्राइवेट सेक्टर से, अदर इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आए हुए सम्मानित सदस्यगण, हमारे राज्य सरकार के डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज कॉर्पोरेशन से आए हुए अधिकारीगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं हाई लेवल कमेटी का श्री केशव वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने 2 दिन का एक कॉन्क्लेव आयोजित किया है और अपने पूरे विशेषज्ञों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित तौर पे ये 2 दिन का जो मंथन होगा उससे बहुत सारी नई नई संभावनाएं निकलेंगी, नए नए हमारे लिए जिम्मेदारियां निकलेंगी कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे 2 यंग कलीग्स। पहले ईशा ने बनारस के बारे में कितने पैशन के साथ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बनारस का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या उसने कदम लगे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबने बनारस को उसके कायाकल्प के लिए क्या क्या किया। और जब कोई अगर बनारस जाके देखेगा तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे सांसद बने हैं, पूरे बनारस का नक्शा बन गया है। उसमें जो चैलेंजेस थे, जो प्राचीन, सबसे प्राचीनतम शहर दुनिया का, अब उसमें नवीनता की इतनी सारी बातें आ गई। प्राचीन और नवीन का संगम, इतनी सारी फैसिलिटी, आप कहीं भी जाएँ आपको परिवर्तन नजर आता है। उसकी एक झलक आपको ईशा ने तमाम सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कि किस प्रकार से उन्होंने, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, वहाँ के कुंड हो, वहाँ के जो सिटी फॉरेस्ट के बारे में हो, ऐसे तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने, वहाँ का अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, वो सारे फैसिलिटीज और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन अरविंद ने किया कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैं एक तरीके से मैं आत्मसात कर रहा था क्योंकि वहाँ में 1998-99 करीब 9 साढ़े 9 महीने में वाइस चेयरमैन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी था और वहीं से मैं सिडनी चला गया था पढ़ने के लिए। तो उसको जो बातें अरविंद प्रेजेंट कर रहे थे देख कर इतना आनंद आ रहा था कि किस प्रकार से एक नई आर्थिक संभावनाएं, आर्थिक विकास की संभावनाएं उसको किससे देखें। जैसे हर एक प्रोजेक्ट्स न केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है शहर का, बल्कि शहर एक नई नई आर्थिक संभावनाएं खोल करके दे रहा है अर्बनाइजेशन के साथ। उसका बड़ा अच्छा नमूना जिस प्रकार से उन्होंने चेंज किया, जो चेंज करने का आगे की जो दिशा है, वो सारी की सारी चीज़ें कानपुर जो हमारे प्रदेश का, जब हम शुरू में जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, पढ़ते थे कि हिंदुस्तान के जो टॉप 8 शहर है उसमें कानपुर होता है, जो इंडस्ट्रियलाइज शहर उसमें कानपुर होता है। अनफॉर्चुनेटली कानपुर धीरे धीरे जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला शहर, अपने उस गौरव को खो दिया। बट एक बार दोबारा फिर से कानपुर उस गौरव को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है, आज वहाँ पे हमारा डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, तमाम सारी नई इंडस्ट्रीज वहाँ पे आ रही हैं। और जब इंडस्ट्रीज आती हैं अर्बनाइज, वहाँ पे जो ऐसे डेवलपमेंट होते हैं उसके अर्बनाइजेशन भी वहाँ पे एक आवश्यकता है। ये लोग आए तो उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहिए। तो इसके लिए जो कार्य हो रहा है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, मैं अरविंद को धन्यवाद दूंगा। एक अच्छा इन्होंने एक प्रस्तुतिकरण किया, मेरी समय कमी के कारण
पूरी बात नहीं होती, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो प्रेजेंटेशन आपका है उसको मैं कहूँगा कि अपने वेबसाइट पे डाल दें, सारे लोगों से शेयर करें कि आज के समय चीज़ें आप डिजिटली चीज़ों को देख सकते हैं। आज अगर पूरे देश को देखें तो देश में जिस तेजी से पिछले 8 साढ़े 8 साल में इतने किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में हुए और हमारा प्रदेश उसमें काफ़ी एक अग्रणी रोल अदा कर रहा है। हमारे प्रदेश में चाहे जो भी योजना, जो भी भारत सरकार के मिशन हो, हर एक मिशन में उत्तर प्रदेश काफ़ी अग्रणी रूप में काम कर रहा है। चाहे वो हमारा स्वच्छ भारत मिशन हो, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजेनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला, या उसके बाद 2.0 भी जारी किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे कि गरीबों तक उनको जो है, जो हमारे शहर में रहने वाले लोग उनको अच्छे मकान देने की बात हो। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जो कार्यक्रम हो, अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो कार्यक्रम हो, हृदय के कुछ एक कार्यक्रम अभी ईशा ने दिखाया, जो कुंडो वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से पूरे साइनेज वगैरह के लिए उसका जो किस प्रकार का फसाड होगा उसके बारे में, ये सारे के सारे हृदय के किए हुए कार्य हैं। तो उसको उस कार्य के बारे में हो, चाहे स्मार्ट सिटी के बारे में आज स्मार्ट सिटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी है अमृत अभिराज, वो आए थे, उनसे चर्चा हो रही थी। मैं समझता हूँ कि उनको भी किसी सेशन में मैंने रिक्वेस्ट किया से बुलाया कि उनका क्या होगा। वहाँ भी स्मार्ट सिटी में भी हमारे स्टेट काफ़ी आगे ले गया था, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन तमाम सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश कार्य जो कर रहा है और एक ऐसी धरातल खड़ा किया है जिसके आधार पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाने के लिए 5 साल में। आज हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 240-245 बिलियन, अगले 5 साल में इसको $1 ट्रिलियन यानी लगभग 4 गुना इसकी वृद्धि करनी है। अगर अर्थव्यवस्था में 4 गुना वृद्धि करनी है तो इनके छोटे मोटे एग्जाम्पल्स होंगे, किसी शहर में इस प्रकार से ग्रोथ हुआ होगा, लेकिन ऐसी कोई एक बड़ा ज्योग्राफी, और उत्तर प्रदेश छोटा मोटा नहीं, अगर दुनिया के नक्शे में देखें तो अगर वो देश के तौर पर देखें तो 6ठा बड़ा देश है पूरे दुनिया में, जिसकी आबादी लगभग 24 करोड़ से ज़्यादा है। और इस ज्योग्राफी में इस प्रकार का चैलेंज लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी वो उनकी संकल्प शक्ति को बताता है कि कैसे उन्होंने इस चैलेंज को लेकर $1 ट्रिलियन, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस $1 ट्रिलियन इकॉनमी को हम सब मिलकर के अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसको अचीव करने के लिए $1 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव करने के लिए हमें हर सेक्टर में उसकी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता के मुताबिक उसको लेकर के आगे बढ़ाना है। और हर सेक्टर के पीछे अर्बन सेक्टर हर एक को एक धरातल देता है जिसके आधार पर एक ग्रोथ हो सकता है। इनफैक्ट लोग कहते हैं सिटीज आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो अगर बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, अगर उसमें इंजन ना हो तो चल नहीं सकती। वो चलाने के लिए इंजन चाहिए, और इंजन भी एफिशिएंट इंजन चाहिए, एक बेहतर इंजन चाहिए। वो इंजन हमारा अर्बन जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगे, जो कि बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट के तमाम सारे, आज ऐसा माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सप्रेस वे देखें तो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, 6 एक्सप्रेस वे हमारे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और 7 पे काम चल रहा है, 13 एक्सप्रेस वे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वाटरवेज, पहले बार हिंदुस्तान का पहला इंडियन वाटरवेज उत्तर प्रदेश है, जिसका उसका जो सबसे बड़ा फ्रीट कॉरिडोर जो सेंटर है हमारा बनारस में बन रहा है। अगर आप हवाई जहाज के बारे में देखें, नागरिक उड्डयन के बारे में देखें, तो आज हमारे यहाँ 3 एयरपोर्ट्स हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और 2 और बन रहे हैं, अयोध्या और ग्रेटर नोएडा, ये 2 हमारे एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। 9 एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, 5 और एयरपोर्ट चलने की व्यवस्था होगी, जिसमें तमाम सारे डेस्टिनेशन को हम इंटरनेशनल नेशनल डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सेक्टर में देखें तो आज हमारे 5 शहरों में मेट्रो चल रहा है, और हिंदुस्तान की पहली RRTS दिल्ली से मेरठ की, मैं समझता हूँ, मैं टारगेट देके गया था कि दिसंबर में हम पहली RRTS का 17 किलोमीटर चला देंगे। 2025 तक दिल्ली से मेरठ आप 55 मिनट पहुँचेंगे, 15 स्टेशनों पर रुकते हैं, 16वां स्टेशन मेरठ है। तो पहले जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की गति उत्तर प्रदेश में दी गई,
जिस प्रकार से अन्य हमारी जो एक बेसिक ढांचा होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे काम को तेजी से हम कर सकते हैं, ये सारा का सारा एक बेसिक धरातल तो हमारा बनकर के तैयार है। उस धरातल के ऊपर हमें उड़ान लेनी है, और उस उड़ान लेने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। हर एक सेक्टर के करके काम कर रहे हैं, जिससे हर सेक्टर को हम उसकी क्षमता के मुताबिक, हर सेक्टर को उसको उसकी जो भी उसके पोटेंशियल है, जो उसके जो पूरा जो कर सकते हैं, उसको हम लेकर चलते हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के सारे क्षेत्रों को हम कैसे लेकर बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सबके पीछे ये हम हमारे प्रदेश का नहीं, हमारे देश का नहीं, दुनिया का ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कहीं पे ग्रोथ तेजी से हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, तो केवल अर्बनाइजेशन के आधार पर ही हुआ है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, चाहे वो इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगेंगे, उन्हें भी बेहतर व्यवस्था चाहिए, उन्हें भी एक अच्छा रहने का स्थान चाहिए, उन्हें ऐसा चाहिए कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उन्हें अच्छा एंटरटेनमेंट मिल सके, बेहतर उनको स्वास्थ्य मिल सके, और ये सारी चीज़ें अर्बन एरिया में भी संभव हो। इसलिए अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे प्रदेश में 750 से ज़्यादा, अभी हाल के समय में हमने तबियात इसमें लगे हुए 750 से ज़्यादा हमारे सिटीज अर्बन एरिया में क्लियर हो चुके हैं। जो हम 2011 के सेंसस में हम करीब 21% का अर्बनाइजेशन था, आज करीब हम 25% को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी नेशनल एवरेज से पीछे है। ये हमारा अर्बनाइजेशन में जब ये इतना सारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इतनी सारी जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिसकी शुरुआत सब जगह हो चुकी है, अगर वो होगी तो ये सारा अर्बनाइजेशन हमारा बहुत तेजी से पॉपुलेशन इस अर्बन एरिया में आएगा, और जब वो आएंगे तो उनको तमाम सारी फैसिलिटीज चाहिए। और वो फैसिलिटीज कैसे दे पाएंगे? मैंने इतने साल के अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर का भी चार्ज में रहा, डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा, यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट में रहा, भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, हर स्तर पर अर्बन को बड़े नज़दीक से देखा। और सारी चीज़ देखने के बाद मुझे जो बात समझ में आती है कि क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज अर्बन प्लानिंग। जब तक आप एक अच्छा प्लान नहीं बनाएंगे, आप अर्बनाइजेशन अच्छा नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितना सारा एफर्जर डेवलपमेंट जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, शहरों के बाहर जो डेवलपमेंट हो रहा है, शहरों के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा चाहे आपको सफाई का जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हमारे सारे शहर साफ हो गए और काफ़ी साफ होने के रास्ते में है। उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है, और वो मैं ऐसे अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे मैं देख रहा हूँ कितना परिवर्तन है। लेकिन अगर हमको शहरों को स्वच्छ रखना है तो हमें बेहतर अर्बन प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक उसकी जनरी, उसका जो ऐसे आप कंस्ट्रक्शन उसका ऐसे बना देते हैं जिसके आधार पर आपका शहर ऑटोमेटिक स्वच्छ हो। अगर आप शहर को कंजेस्ट नहीं होने देना चाहते, आज शहरों में बड़ी दिक्कत होती है, एक शहर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचने में आपको इतना वक्त लगता है, इतना जो है आपको पोल्यूशन को महसूस करता। हमारे बहुत सारे शहर पोल्यूटेड शहर है, एयर पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत है। वो सारी समस्या का निदान होने में सही तरीके से अर्बन प्लानिंग काम करते हैं। वी कैन मेक ग्रीन एंड क्लीन एंड स्मार्ट सिटीज अगर हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करते हैं। अगर हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करते हैं तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत, जो हम कितनी दूर से पानी लेकर करें, कितनी सारी पाइपें लेकर के चल रहे, कितना सारा सीवर सिस्टम लेकर के चल रहे, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हम घटा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत कम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर में प्लानिंग करते हैं तो हमारा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिक, आज हमारे स्ट्रीट वेंडर जो शहरों को कंजेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने सही तरीके से प्लान किया, उनको सही जगह, स्ट्रीट वेंडर्स आर पार्टनर ऑफ लाइफ, उनकी बड़ी आवश्यकता है, उनके बगैर हम शहर में नहीं हो सकते। अगर कोई किसी की अगर हमें जरूरत है तो उनके लिए हमें सही स्थान देने की जरूरत है, उन्हें सम्मान देने की जरूरत है। उनकी भी उतनी महत्व है शहर के बनाने में जितना महत्व अन्य लोगों का है। शहर में हमारे जो मजदूर जो काम करते हैं, जो अलग अलग किस्म के जो वो हमारे उनके बगैर, अभी आपने हाल में देखा होगा कि जब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय उन तमाम सारे जो श्रमजीवियों से अलग से मिले
और मिलकर के उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आज उस स्थान में पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबको निमंत्रित किया कि वो प्रधानमंत्री जी के गेस्ट होंगे। अगला जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा वो और उनके परिवार को उन्होंने इन्वाइट किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष गेस्ट हो। ये सम्मान उन्होंने दिया। जब हम पार्लियामेंट का काम कर रहे थे, मैं भारत सरकार में ये सारे सेंट्रल विस्टा के जो कार्य मैं कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री का जितने लोग पार्लियामेंट बना रहे हर एक श्रमजीवी को पूरा बायोडाटा हम सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको हम लोगों को दिखा सकें ये लोग हैं जो हमारे देश का कायाकल्प करने, देश का परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब ये श्रमजीवी काम कर रहे हैं, आप कभी जाकर के देखिए जो नए हमारे चाहे यूनिवर्सिटी बन रही हो, हॉस्पिटल बन रहे हो, मॉल बन रहे हो, कॉलेज बन रही हो, आप देखिए कि किस हालत में रहते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, कैसे स्लम्स में रहते हो। वो स्लम बना देते हैं। जब कभी आप देखेंगे कि आपकी सरकारी कॉलोनी बन रही है, कोई बड़ी सी कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी बन रही है, उसके बगल में स्लम स्वतः आ जाएगा। बड़ा सा हॉस्पिटल बनता है, बड़ा सा यूनिवर्सिटी बन रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल उसके बगल में एक स्लम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वो चाहते हैं सस्ता से सस्ता उनको रहना है, तो उसके लिए उसी प्रकार का वो वहाँ पे एक स्लम बना है, मैंने स्लम पैदा होता है। लेकिन ये हमारा भारत का आगे का रास्ता नहीं है। हम तो स्लम फ्री, हर एक को सम्मान मिले, हर एक को जगह मिले, जिससे वो भी अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग अपनी क्षमता के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी, $10 ट्रिलियन इकॉनमी, आज जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, उससे हम कैसे चौथी, तीसरी, दूसरी इकॉनमी हम बन सकते हैं, वो तब संभव है जबकि पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हर एक को पूरा मौका मिले। और ये तब संभव है जब प्रॉपर प्लानिंग करें। सब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो अमृत अभिजात को मालूम है, मेरे साथ ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मंत्रालय में, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की पूरी जो परियोजना तैयार की गई, पूरा मिशन तैयार किया गया, वो इसलिए तैयार किया गया कि जो हमारे श्रमजीवी काम कर रहे हैं उनके लिए सम्मानजनक जगह मिले, जिससे वो अपने परिवार के साथ रहें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनको अच्छा एंटरटेनमेंट मिले, वो भी अपनी क्षमता के मुताबिक पूरा आगे बढ़ करके देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। और जब वो वहाँ से वो श्रमजीवी की बात चले जाते हैं तो वहाँ पे वो जो तमाम सारे हमें सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, कोई भी कॉलोनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वहाँ पे चाहे वो सैनिटेशन की सुविधा हो, चाहे वहाँ पे सपोर्ट सुविधा, आपको सब्जी, फल, दूध, ये जो तमाम सारे हमारी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए जो लोग रहते हैं उनको एक सम्मानजनक स्थान मिले। ये तब पॉसिबल है जब हम प्लानिंग अपनी प्रॉपर करें और उससे अपने रिसोर्सेज, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे पास दिक्कत है, कहाँ से पैसा लाएंगे, इतना सारा काम करेंगे। मुझे लगता है कि चीज़ों को एक दूसरे तरीके से सोचना चालू करें, और यही मैंने मंत्रालय में सोच इसको प्रारंभ किया था कि इसको जो है इसको हम उसको सोचना चालू करें तो वहीं पे जहाँ पे आप कॉलोनी बना रहे हैं वहीं पे जो प्रॉपर लेआउट प्लान में ऐसे करें कि यहाँ पे इन लोगों के लिए एक अच्छे सम्मानजनक स्थान मिल सके। तो प्लानिंग लेवल में पूरी सिटी की प्लानिंग, बल्कि लेआउट प्लान जो हमारा छोटे लेवल पे भी प्लान बनना है, उस प्लानिंग को भी गहराई से सोचने की बात है। और इसीलिए अमृत योजना के अंतर्गत 2 स्कीम शुरू की गई थी। सब यहाँ पे बंदोपाध्याय, प्रोफेसर बंदोपाध्याय यहाँ पे मौजूद है, उन्हें मालूम है कि कितनी गहराई के साथ उनके साथ कई राउंड बैठ करके कैसे कैसे हमने ये मॉडल तैयार किया। लोकल एरिया प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम। लोकल एरिया प्लान यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग जो शहर है, उस शहर को कैसे हम लोग रेट्रोफिट करके कैसे हम बेहतर शहर बना सकते हैं। लोकल एरिया प्लान, चाहे हम उसे रेट्रोफिट करके करें, चाहे हम उसे रीडेवलप करके करें, रिन्यूअल करके करें। और टाउन प्लानिंग स्कीम कैसे हम शहर का जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो नया शहर जिसकी एक तस्वीर आपको जो है अरविंद दिखा रहे थे, क्या हम करेंगे जिससे कि हमें फंड्स की दिक्कत न हो, क्या हम करें कि लोग उसके साथ जुड़े, क्या हम करें कि हम उसका लैंड का बेहतर उपयोग कर सकें। अब जमाना बीत गया, जो पुराने हमारे यहाँ पे जो टाउन प्लानर्स एंड अर्बन प्लानर्स यहाँ पे तमाम सारे आए हुए और 50s और 60s की पढ़ाई पढ़ रहे थे या उसी में अभी भी फंसे हुए हैं। जो वो जमाना था जब आप सारा का सारा अर्बन प्लानिंग वॉज बीइंग गाइडेड, कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमोबाइल ग्रुप।
वो चाहते थे कि लोग शहर में अधिक से अधिक चले, जब वो वेस्टेड इंटरेस्ट, इसलिए शहर में कहीं एक सेक्टर ये बनाया गया, दूसरा सेक्टर कहीं कुछ बनाया गया, तीसरा सेक्टर कहीं बनाया गया, और आपको नतीजन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप पूरे शहर को कंजेस्ट कर रहे हैं, पूरे शहर को पोल्यूट कर रहे हैं, लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा, लोगों को लाइफ की परेशानियाँ दे रहे हैं। आज की डेट में जो मॉडर्न प्लानिंग है, जो अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्लान है कि पूरा इंक्लूसिव, जहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं राइट ऑन द नेक्स्ट डोर। आप वहाँ पे बैठे बैठे जो है आप जितनी सारी आपकी लाइब्रेरी की चीज़ें, एंटरटेनमेंट की जो आपकी आवश्यकता है, जो करनी हर एक चीज़ें उस शहर के अंदर आपको पूरी उपलब्ध होगी। एंड द सिटी बिकम्स वॉकेबल एंड साइकिलेबल सिटी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हमको दूर जाना पड़े, तो टेक द मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मेट्रो की बात नहीं करते, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की हम बात करते थे, इट में भी सिंपली BRTs। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं मेट्रो ऑल्सो। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे रोड्स हैं, जैसे अभी ईशा बात कर रही थी, रोपवे की बात कर रही थी। रोपवे हैज टर्न्ड इनटू गुड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इन लॉट ऑफ सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। अभी हिंदुस्तान में नहीं, और मैं ईशा को बहुत काम किया इन्होंने। हम हिंदुस्तान का पहला रोपवे बनारस में लाने के लिए पूरी कोशिश में, उसकी जो है अगर वो आ जाए तो एक नई रास्ता, जैसे मेट्रो शुरुआत हुआ, RRT शुरुआत हुआ, एक नया अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक नई चीज निकली, क्योंकि वो आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। जो शहर इतना कंजेस्ट हो चुका है, उसको फर्दर कंजेस्ट आप करेंगे तो उसमें जो है हमारा पोल्यूशन होगा, तमाम सारे मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों को होगी। उन चीज़ों से उन्हें दूर करना है, क्योंकि सिटी को हमें ऐसा बनाना है जैसे हर कोई का ईज ऑफ लिविंग हो सके। जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा, सारे के सारे शहर का जो है ईज ऑफ लिविंग, दैट इज द इंटेंशन, ताकि लोगों को किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल न करना पड़े। जब उसका आसान होगा तो अगर वो लेखक है तो अच्छा लिख सकेंगे, अगर वो वैज्ञानिक है तो अच्छा वैज्ञानिक काम कर सके, अगर वो इंजीनियर है तो अच्छे इंजीनियरिंग का काम कर सके, अगर वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, खिलाड़ी है, खेलने का काम अच्छा काम करता है। लेकिन अगर उनको जीवन में ही स्ट्रगल करना है तो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। जब वो खेलने जा रहा हो, लगेगा कि पता नहीं हमारे घर का टूटी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या खेल खेलेंगे। तो हमें ईज ऑफ लिविंग शहर के बारे में बड़ा अच्छा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं डेनमार्क गया था, वहाँ पे कोपेनहेगन में येन गेल दुनिया के बहुत बड़े अर्बन प्लानर हैं, उनके साथ कुछ घंटे गुजारने का मुझे मौका मिला। बहुत नज़दीक से उनको देखने को, उनके सारे काम को देखने का मुझे मौका लगा। उन्होंने मुझे किताब प्रेजेंट की, उस किताब का नाम है सिटीज आर फॉर पीपल। जो शहर बने शहरियों के लिए बने, शहर वहाँ के मेयर के लिए नहीं बना, शहर वहाँ के सभासदों के लिए नहीं बना, शहर वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर के अरविंद आएंगे, अरविंद चले जाएंगे, शहर वहाँ के शहरियों के लिए। हमारे अधिकारी जो तमाम सारे लोग लगे, इंजीनियर्स के वर्ग लगे हैं, प्लानर्स लगे हुए, वहाँ पे बहुत सारे किस्म के लोग जो लगे हुए, उनके लिए शहर नहीं, शहर शहरियों के लिए होता है। शहरियों की जिंदगी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और इसका आंसर हम दे सकते हैं अर्बन प्लानिंग के माध्यम से। अर्बन प्लानिंग इतना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब हमने LAP और TPS स्कीम बनाई तो इसके लिए कहा कि पूरे सारे देश के जो 25 को साथ चुना था, क्योंकि 25 को आज जमाना डिजिटल का, वो जमाना बीत गया। अभी मैं शेयर कर रहा था केशव वर्मा साहब से, जब मैं 98 में कानपुर में जो वाइस चेयरमैन गया, मैंने निर्णय लिया कि हम अब ये जमीनी से घूम करके और ऐसे नक्शा बनाने नहीं, मास्टर प्लान ऐसे नहीं बनाएंगे। 1998 में मैंने IIT कानपुर के साथ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू स्थापित किया, और रिव्यू सेटेलाइट डाटा लिया, ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सेटेलाइट डाटा लीजिए, और सेटेलाइट डाटा को ग्राउंड ट्रूथ करते हुए पूरा मास्टर प्लान लाइए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का पहला मास्टर प्लान यूजिंग दिस डिजिटल मोड, पहले बार उत्तर प्रदेश में कानपुर का डेवलपमेंट मास्टर प्लान लगा। लेकिन अब हम उससे 98 में हमारे पास मान लीजिए 2022 में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इसीलिए अमृत योजना के अंदर एक सब स्कीम बनाएंगे कि हम सारे अमृत शहरों को उसका GIS बेस्ड मास्टर प्लान करेंगे, और उसके ऊपर बड़े तेजी से काम हो। हमारे प्रदेश के 62 शहर थे, 6200 पे अमृत तविदात बताएंगे कि उसमें काफ़ी शहरों का हमारा ऑलरेडी मास्टर प्लान बन चुका है या बनने की स्थिति में, और वहाँ पर आप एक जगह को उसका जो जियो लोकेशन आप दे सकते। आप सोचिए कितना काम आसान हो जाता है, कितनी प्लानिंग आसान हो जाता है। और इसलिए हमने चुना उन 25 राज्यों में जहाँ पे हमारे ऐसे शहर थे जिनका जो ऑलरेडी GIS मास्टर प्लान तैयार था। आपके उत्तर प्रदेश में बनारस को चुना, बनारस में चुना इसलिए क्या कि बनारस बिकेम लेबोरेटरी
कि उनकी पहले कैपेसिटी बिल्ड की गई सेफ्ट अहमदाबाद में, और सेफ्ट से ट्रेनिंग करने के बाद उनको हैंड होल्डिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन दिया गया। उस हैंड होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितने सारे हमारे अर्बन प्लानर थे उन सबको पहले ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद आप आकर के हाथ आजमाइए, यहाँ पे प्लान बनाइए टीपीएस का भी और इलेक्ट्रिक का प्लान। और टीपीएस इलेक्ट्रिक इज नथिंग बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग। जैसे कैसे लोगों को बेटर लिवेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कम कर सकते हैं, कैसे लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्बन प्लानिंग की जो मैं अपने पूरे एक अनुभव से, इतने सालों का मैं अनुभव के आधार में कह सकता हूँ, द की ऑफ एवरीथिंग इज अर्बन प्लानिंग। अगर आपने अर्बन प्लानिंग ठीक कर लिया, आपने अगर पूरे शहर का मास्टर प्लान, अपने लोकल एरिया प्लान को आपने प्रॉपर बना लिया, अगर आपने उसको जोनल प्लान को सही बना लिया, ये आपका जो लेआउट प्लान आपने अच्छा बना लिया, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान वहीं पर हो जाता है। जहाँ आज की तिथि में अब शहर हमारे ग्रीन बनने लगे, शहर हमारे ग्रीन बनने लगे, स्मार्ट शहर बनने लगे। आज डिजिटल का इतना हमारे प्रैक्टिस हमारे शहरों में इस प्रकार से हुआ, जिसके माध्यम से हम कैसे अपने लाइफ को कितना आसान कर सकते हैं, वो हमारा काम कर रहा है प्लानिंग। और मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सारे शहरों, जो हमारे यहाँ के शहर हैं, सारे के सारे शहरों को उनके साथ किया। अगर अर्बन प्लानिंग के बाद मैं इसके पहले की और कोई बात करूं, मैं आपसे एक बात, मैं जब मैं पीछे कानपुर गया था, और कानपुर में मैंने वहाँ के पूरी की पूरी जितनी फौज है कानपुर की हमारी, चाहे कमिश्नर साहब हो, वहाँ के डीएम साहब हो, वहाँ के वाइस चेयरमैन हो, वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर हो, सारे अधिकारियों के साथ जब मैं चर्चा कर रहा था, तो इनको मैंने एक टास्क दिया। मुझे ख्याल है कि मैं 9 तारीख को गया था, 9 सितंबर को गया था। मैंने इनको टास्क दिया कि अगले 1 महीने के भीतर आप एक विजन बनाइए, कानपुर एट 2047। मुझे प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रेरणा दी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जब उन्होंने बात की 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से, उन्होंने कहा कि अब हमारी अमृत बेला प्रारंभ हो रही है। अमृत बेला जबकि हम अपने 25 साल में कैसे देश को विकसित देश बना सकते हैं, वो सोचने समझने और उसको करने की बेला प्रारंभ हो रही है, और उसके लिए पूरा देश को जुट जाना चाहिए। इसलिए मैंने उसी प्रेरणा को लेकर के मैंने कानपुर की टीम में यहाँ मौजूद है, लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप 2047 में कानपुर कैसा होगा, क्या आप सोच सकते हैं? मैं यही बात यहाँ पे जितने भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ मौजूद है, आप सबसे लोगों का दूसरे मौजूद है कि आपका बनारस 2047 में कैसा होगा, लखनऊ 2047 में कैसा होगा, कानपुर मुरादाबाद कैसा होगा, सहारनपुर कैसा होगा, अयोध्या 2047 में कैसा होगा। जरा इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में आपस में चर्चा करेंगे। और मैंने प्रॉमिस किया है आपको, आपके कानपुर की टीम को, कि 9 अक्टूबर को मैं आऊँगा आपके यहाँ और मैं प्रेजेंटेशन दूँगा। और कैसा होगा ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब नहीं तय करेंगे, ये हमारे कमिश्नर साहब नहीं तय करेंगे, इसको वाइस चेयरमैन नहीं तय करेंगे, वहाँ के लोग तय करेंगे हमारा कानपुर कैसा होगा। यानी जितने भी वर्ग हैं, हर वर्ग को इस काम को दे दीजिए। कानपुर में इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेट देम सी कि कानपुर 2047 में कानपुर में IIT कैसी होगी, वहाँ का जो HBTU कैसा होगा, वहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसी होगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या ताकत लाएंगे कि जिससे कि वो 2047 में हमारा देश विकसित देश होगा, उसको वो ताकत दे सके। वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, क्या इंडस्ट्री को बन जाएंगे, क्या वो नए फॉर्म में आएंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो कैसा होगा, उस वर्क को उसमें जोड़िए। वहाँ के कानपुर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कानपुर के अलग अलग जो वहाँ के जो हमारे बहुत बड़ा कानपुर में इतना बड़ा बिजनेस सेक्टर है, इट्स ए हब ऑफ द होल रीजन, पूरे रीजन का बिजनेस वहाँ पे कानपुर में, वो कैसे होगा? क्या वो सोचते हैं कि आज जैसा 2022 में 2047 में भी वैसे ही है? एक बार सोचने को तो देखें, जब आप इस प्रकार से विजुलाइजेशन करेंगे 2047 के लिए, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है हमें आगे सोचने के लिए कि जब हमें नए टूल मिलते हैं और नई चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन आज के तिथि में भी हमारे पास टूल्स है कि हम 2047 में ले जाकर कैसा होगा सोच सकते हैं, और उसको सोच को हम कैसे तब्दील करेंगे एक ग्राउंड रियलिटी, हम क्या करेंगे वो ग्राउंड रियलिटी वास्तव में वैसे ही हो, उसके लिए फिर हम एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। वो जिम्मेदारी लेके हम उस रास्ते पे चलने के लिए ये हमारे माइलस्टोन होंगे, कानपुर एट
2027, Kanpur at 2032, Kanpur at 2037, Kanpur at 2042 and Kanpur at 2047. अगर आप ये सोचेंगे तो आपको कानपुर एक बदला हुआ शहर, एक ऐसा शहर जो कि हिंदुस्तान का जो ऐसे ही शहर बदलते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास टूल मिला हुआ, इसके लिए हमें टूल मिला है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लोग कहते हैं कि क्यों नहीं और शहरों की स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करते हैं। जब मैं भारत सरकार में सचिव था, बहुत सारे लोग आते थे, तमाम किस्म के लोग आते थे कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दीजिए, हमको भी स्मार्ट सिटी आप बना दीजिए। जैसे आपने बनारस को बनाया, क्यों नहीं चंदौली को भी बना दीजिए, हमारे बगल में वहाँ पे जौनपुर है उसको बना दीजिए, गाजीपुर को बना दीजिए। तब इसका एक जब बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की नहीं बना, पूरे देश से, क्योंकि वहाँ में अर्बन सेक्रेटरी पूरे देश का था, प्रदेश का नहीं थी। इसको काफ़ी सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे चालू किया, मिशन चालू किया, मिशन टू मूवमेंट। आपको जैसे दही जमानी होती तो दही जमाने के लिए तो छोटा सा जोरन होता है, वो जोरन से पूरे दूध में डालते हैं, दूध से जो पूरा पूरा दूध दही बन जाता है। आप लोग ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, आपको मालूम होगा जब पढ़ते थे केमिस्ट्री में, छोटा सा उसका कैटलिस्ट लगाते हैं। तो हमें कैटलिस्ट तो सारे को कैटलिस्ट नहीं बनाना था, हमारे लर्निंग के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था स्मार्ट सिटी का, प्रधानमंत्री जी का विजन स्मार्ट सिटी 100 सालों के लिए नहीं, वो 100 साल के एक्सपेरिमेंट थे, वो हमारे लेबोरेटरीज थे जहाँ पे हमें लर्न करना था कि शहरों को स्मार्ट बनाना है तो कैसे बना सकते। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन था। उनका विजन है कि हम पूरे देश को स्मार्ट बनाएं, पूरे देश के हर शहर को, छोटे छोटे हमारे टाउन में, छोटे छोटे नगर पालिका, सबको स्मार्ट बनाएं। अब हर एक को तो जब सबको बनाने के लिए हर एक को तो आप ऐसे नहीं ले सकते। तो हमारी जो लर्निंग हुई है स्मार्ट सिटी से, जैसे हमारे प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटी है, 700 शहरों को राज्य सरकार ने बना रखा है, उनकी जो लर्निंग हुई कैसे आप रोड को स्मार्ट बना सकते हैं, स्मार्ट रोड की क्या क्वालिटी थी। हम जब भी नए रोड बनाएंगे तो क्यों नहीं स्मार्ट रोड बनाए, हम क्यों पहले कुछ और रोड बनाए, उसको तोड़ करके फिर से स्मार्ट रोड बनाए। अगर हम वाटर लोगों को पानी दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम 24/7 जो आपकी लर्निंग में 24/7 है, ड्रिंक्स ऑफ दैट अच्छी क्वालिटी का हो सकते, हर टैप से आप पानी पी सकते, क्यों नहीं हम उसको अभी करें, क्यों हम उसको बाद में उसको रेट्रोफिट करना चालू करें। द कॉस्ट ऑफ रेट्रोफिटिंग इज वेरी वेरी हाई। जो अपफ्रंट कॉस्ट आपका जो है वो 5% होगा, रेट्रोफिटिंग का कॉस्ट 50% है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड। जब आप शुरू में पानी के बारे में जो वाटर सिक्योर सिटी अमूल 2.0 में शुरू किया गया, तो वाटर सिक्योर सिटी मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट। क्या आपको मालूम है हमारे देश में पूरे दुनिया में केवल 4% पानी उपलब्ध है और हम सपोर्ट करते हैं लगभग 17% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पानी का जो चैलेंज आने में बहुत सारे शहर दुनिया के भूगोल से मिट गए पानी की वजह से। इसलिए हमें हर शहरों को जो हमने अमृत 2.0 जब शुरू किया गया, तो अमृत 2.0 का जो लक्ष्य था वाटर सिक्योर सिटी, वाटर सिक्योर सिटी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते। तो क्या हमारी जो स्मार्ट सिटी की लर्निंग है, चाहे डुअल पाइपिंग की लर्निंग हो, चाहे उसके बारे में हमको उसको ट्रीट करके ट्रीटेड वाटर को कैसे किस किस चीज़ में उपयोग करते हैं उसके बारे में लर्निंग हो, कैसे हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं उसके बारे में लर्निंग। इन तमाम लर्निंग को क्या हम नहीं कर सकते कि हर शहर का वाटर स्मार्ट वाटर हो जाए, हर शहर का सीवर सिस्टम स्मार्ट हो जाए, हर शहर का जो सैनिटेशन सिस्टम स्मार्ट हो जाए, हर शहर का जो एनर्जी है वो स्मार्ट हो जाए। कितने रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हमारी जो स्मार्ट सिटी की लर्निंग। और सबसे बड़ा चीज़ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। और फाइनेंसिंग के लिए अगर आप कहेंगे हमेशा फंड्स आपको फ्लो करते रहे, कब तक करते रहे, कैन यू रीजनरेट, क्या आप अपने फंड को, अपने सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं कि जिससे हमारे सिस्टम खुद को फंड करे। और इसलिए जो मंत्रालय की तरफ से हम लोगों ने जारी किया कि जो हमारे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ऐसे 9 अलग अलग तरीके जो है जिससे कि लैंड वैल्यू कैप्चर, आपको लैंड को जो आपकी ताकत तो लैंड है, क्या लैंड को, लैंड के वैल्यू को कैसे कैप्चर करके अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये दुनिया में साबित है, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में लगभग तमाम जगह हुआ। क्या हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया कि आप कैसे फाइनेंस अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बॉन्ड के माध्यम से, म्युनिसिपल बॉन्ड, तमाम सारे शहरों में म्युनिसिपल बॉन्ड, ये देश का शुरुआत किया गया क्रेडिट रेटिंग के साथ। पूरे देश के लगभग 463 शहरों का क्रेडिट रेटिंग किया गया
और ऐसे सर जिनकी क्रेडिट रेटिंग A+ से ऊपर थी उनको म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए। अभी मैं हाल में रिव्यू कर रहा था, अमृत अभियान साथ पूरे अर्बन सेक्टर पर रिव्यू कर रहा था। बहुत सारे शहरों का उन्होंने कहा कि वो भी अपना बॉन्ड जारी करना चाहते हैं। बिल्कुल जारी करना जरूरी है। अर्बन बॉन्ड जारी करने के हम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करते, गवर्नेंस सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तभी हम उसमें उस बॉन्ड को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन हमें उसको करने के लिए पहले अपने को जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है उसको तो A+, A++ पे ले आए, जिससे कि जब बॉन्ड जारी करें भारत सरकार ने 2% का आपको सबवेंशन दे दिए, लेकिन हमें पहले ही 8, 8.5% पे या 7% के ऊपर हमें बॉन्ड मिले। उसको साथ हम उसको लोन दे किसी प्रोजेक्ट के साथ, इतने सारे प्रोजेक्ट अरविंद दिखा रहे थे, हर प्रोजेक्ट को आप उसको जो है एस्क्रो कर सकते हैं और एस्क्रो करके उसकी फंडिंग वहाँ से करें, सारा का सारा उसका रिपेमेंट हो जाए। इट इज ये पॉसिबल। वो एक आप तरीका है। बहुत सारे तरीके कि कैसे हम लोग सेविंग का कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में बहुत सारे नए नए तौर तरीके निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है लैंड वैल्यू कैप्चर, अगर आपको जानकारी नहीं है, मैं निश्चित कहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें लोगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से बदल रहा है, हमें उन सारी टेक्निक को सीखने की जरूरत है जिसके आधार पर लोग सबसे काम कर सकते। मैं यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में जो अर्बन एरियाज के बारे में एक जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले सिटी एक अलग तरीके से होते हैं, अदर डेवलपमेंट सिटीज उनको अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं, हमें सारे शहरों को, चाहे हमें उनका जो मास्टर प्लान बनाना है, चाहे उनका बिल्डिंग बायलॉज बनाना है, चाहे उनको अदर तरीके से करना है। और इसको करने के लिए आज के डेट में आउटसोर्सिंग मॉडल, जो म्युनिसिपल शेयरिंग 15th फाइनेंस कमीशन में इस बात को हम लोगों ने रखा, उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि म्युनिसिपल शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से, अगर हमें अर्बन प्लानिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक शहर में एक अर्बन प्लानर लें। वी कैन हैव 100 डिजिटल लेवल पर हम टीम बना सकें, और वो टीम भी हमारी खुद की अपनी हमारी एम्प्लॉय नहीं हो, दे आर अवेलेबल टू अस एट कॉस्ट, और वो हमारे सारा का सारा जितनी हमें जरूरत है वो सारे के सारे काम हम कर सकते हैं। वी कैन यूज द डिजिटल पावर ऑफ द डिजिटल को यूज करके हम अपने पावर को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ये इसका जैसे गुजरात से लर्निंग उसको रीजनल डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जिसके बारे में हमने तब याद काम कर कैसे हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के माध्यम से पूल फाइनेंसिंग, जो हमारे प्रदेश देश में कई सारे राज्यों में हम उत्तर प्रदेश में इस काम को कर सकते हैं, तो पूलिंग कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, बाहर के जो रिसोर्सेज को उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि नाउ वी हैव टू स्प्रिंट, वी हैव टू मूव, दिस इज द स्टेट इज मूविंग ऑन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ स्टेट जब बढ़ रहा है। अभी हाल में माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि लखनऊ मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक ऐसा बड़ा सा रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसमें सारे एजेंसी को एक साथ इकट्ठा होकर के हमको पूरे एरिया में से डेवलप करना है, कि जिससे कि सारा का सारा तारतम्य हो, आपस में सामंजस्य हो, वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदरवाइज वो सारे का सारा तरह तरह स्पॉट्स डेवलप हो जाए, जैसे लोगों की आवश्यकता होगी वो सारे के सारे स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे। ये हमारा अर्बन प्लानिंग हो, चाहे अर्बन फाइनेंस हो, चाहे अर्बन आपका जो हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का जो सबसे बड़ा फर्क कहाँ पे आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप पानी तो दे दिए, लेकिन लोगों को कंजेशन अगर हो गया तो क्या करेंगे, जो पोल्यूशन होगा तो क्या करेंगे, लोगों को तमाम सारी लाइफ तमाम सारे इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको क्या करेंगे। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि एक प्लान डेवलपमेंट हो, जिसके माध्यम से एक रिजिलियंट डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। लखनऊ में नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट मैं कहूँगा यहाँ जो लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि कैसे नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज का जो बेहतर क्वालिटी, जो हमने हमारी लर्निंग हुई स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी को पूरे क्रक्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 में लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी की नथिंग बट गेटिंग मोर फ्रॉम दिस, जितना उपलब्ध है उससे हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को उनकी बेहतर उनको सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारी लर्निंग हुई वहाँ पे, और उसको कोशिश की, चाहे वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट करके कैसे कम से कम में हम अधिक से अधिक लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये हमारी अर्बनाइजेशन का चैलेंजेस है, और मैं समझता हूँ कि जो नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव है, इस कॉन्क्लेव में बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आई हैव गॉन थ्रू द सेशंस, इतने सारे सेशंस है, लगभग हर एक चीज़ों को, जैसे मैं बात करूँ, हर एक चीज़ों को उसको टच किया गया, और तमाम सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए।
उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमें इसको लर्निंग करनी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कि हम उत्तर प्रदेश में कैसे आने वाले से हमें नए शहर बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सपोर्ट करेंगे। कैसे हम उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ बनाएं जिससे हमारे शहरियों जो शहर में लोग रहने वाले हैं उनकी लाइफ बिल्कुल आसान हो। कैसा हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि जो कार्य हो जाए वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर एक जगह हो जाए। ये हमें आने वाले समय में जब हम ये सब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अर्बन की जो गेम्स दुनिया में देखने को मिलती है हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में पिछले 5-5.5 साल में जो कमाल का काम हुआ, मैं पहले शुरुआत में बहुत जब मैं सेक्रेटरी बना था बड़ा चैलेंजेस बड़ी सारी इसी उत्तर प्रदेश से तमाम चीज़ों को करने में बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी मेहनत करती थी, फिर भी नहीं हो पाता। चाहे वो हाउसिंग हो चाहे स्वच्छता हो, हर एक चीज़ में इतनी सारी तकलीफें होती थी, मैं इतनी चीज़ें पूछ किया करता था लेकिन फिर भी नहीं करता। लेकिन 2017 के बाद से सरकार ने कमाल का काम उत्तर प्रदेश में किया है, एक ऐसा धरातल बना दिया है कि जिसके आधार पर हम एक उड़ान ले सकते हैं। उस उड़ान को लेने के लिए मैं समझता हूँ कि आज अर्बन कॉन्क्लेव के नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे गाइड भी हैं और मित्र भी मैं कहूँगा कि कह सकता हूँ इसकी निर्दिष्टा कर सकता हूँ कि हमसे जब से मैं अर्बन में हूँ तब से मैं आपसे जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था तब से आपसे संपर्क में था, कभी कुछ होता था बुला लेता था। ऐसे आपके और भी हमारे कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको बुला के सीखता रहता था, आपसे सीख के मैं आगे बढ़ता रहता था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने ऐसी चीज़ यहाँ पे आज आयोजित की है और अपने 2 दिन की जो इवेंट्स वर्कशॉप है उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा। हमारे प्रदेश को एक नई दिशा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज आपको सुनने को मिलेगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शाम को 4 बजे आपको संबोधित करेंगे। उनसे बहुत सी बातें मैं खुद बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखता रहता हूँ, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन सीख करके यहाँ से जा करके उसे धरातल पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हर चीज़ का द की ऑफ एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। की इज इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप चीज़ों को लागू नहीं करेंगे, जब तक उसको धरातल पर लाएंगे, व्यवस्थाएं बहुत सी चीज़ें बड़ी सारी देखेंगे लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें अगेन एंजल के हिसाब से द सिटीज आर फॉर द पीपल, लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देने शहरों के माध्यम से मैं शुभकामनाएं दूंगा अपने तरफ से आप सबको कि आपकी 2 दिन की जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप सफल हो, बहुत सारी चीज़ें सीखें और हमारे प्रदेश को अर्बनाइजेशन एक अच्छे अर्बनाइजेशन के रास्ते पर ले जाने के लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन पूरा सहयोग मिले। धन्यवाद। जय हिंद।